आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख छिपा है जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से किरण बेदी को सामने रखा गया है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है और भारतीय जनता पार्टी को इससे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से किरण बेदी को आखिरी क्षण पर लाया गया है ये दरअसल आपके बराबर एक समतल व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश है? अगर आपकी बिना भ्रष्टाचार वाली छवि है तो कुछ ऐसी छवि किरण बेदी की है और इसे इनकैश करने की कोशिश। पहली चीज तो किरण बेदी जी को लाके उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के अंदर उनके सारे नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं। भाई सारी जनता ये कह रही थी अरविंद ईमानदार है, अरविंद ईमानदार है, अरविंद ईमानदार। अब वो कहते हैं देखो हम भी ले आए ईमानदार, इसका मतलब बाकी सारे भ्रष्ट थे। ये बीजेपी के नेताओं का अपमान है। जिन जिन लोगों ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, विजय गोयल जी ने, जगदीश मुखी जी ने, उन्होंने दिल्ली की गलियों की खाक छानी है जी। उनको सबको एक लाइन में उन्होंने भ्रष्ट डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, बीजेपी ने सब कुछ करके देख, जैसे मैंने कहा ना, लोकसभा जीते, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली में आके उनकी सांस अटक गई। तो अपने 200 एमपीज लेके आए, अपने सारे केंद्रीय मंत्री लेके आए, अपने सारे प्रधानमंत्री जी खुद आए, फिर भी वो कुर्सियां नहीं भरी। फिर किरण बेदी जी को लेके आए, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर अमेरिका से ओबामा जी को लेके आए कि दिल्ली के चुनाव में थोड़ी मदद मिल जाए, वो भी कार्ड नहीं चला। अब सर सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ डूब गया है बीजेपी का दिल्ली के अंदर। जनता देख रही है और जनता मन बना चुकी है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। अरविंद जी, ऐसे में एक सवाल उठता है कि भाई आपके ऊपर तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने जिस पेपर को अभी दिखाया उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स छपे हैं उसमें उपद्रवी गोत्र भी है, तो आपका गोत्र भी उपद्रवी है, आप नक्सली भी हैं। आप दिल्ली में क्या करेंगे भाई? सर मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने से मैंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है। दिल्ली में हमें क्या क्या करना है इसका 5 साल के लिए पूरा प्लान बनाया है। महिलाओं की सुरक्षा कैसे देंगे, घर घर में पानी कैसे पहुंचाएंगे, 24 घंटे बिजली कैसे देंगे, पूरा प्लान है। बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, वो केवल और केवल गाली गलोच कर रहे हैं। नहीं, विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया उन्होंने। अभी आ रहा हूं उस पर जी। वो केवल और केवल गाली गलोच कर रहे हैं। वो कहते हैं, अभी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के एक नेता ने बोला है केजरीवाल हरामखोर है। नूपुर शर्मा जी जो बीजेपी के एक और नेता है, उन्होंने कहा केजरीवाल बंदर है। किरण बेदी जी ने कहा केजरीवाल टॉक्सिक है, केजरीवाल अनकूथ है, केजरीवाल अनसिविलाइज्ड है। प्रधानमंत्री जी ने कहा केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल को जंगल भेज दो। ये गाली गलौज की राजनीति तो अच्छी नहीं है सर। हमने आज तक किसी को गाली नहीं दी, हमने मुद्दों की बात की। हम फिर से कह रहे हैं मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दों की बात करते ही वो लोग एकदम से नर्वस हो जाते हैं। हम कहते हैं डिबेट करते हैं, डिबेट से भागते हैं वो लोग, मुद्दों से भागते हैं वो लोग। वो कहते हैं वो एक्चुअली गाली गलौज में एक्सपर्ट हैं, उनका कबड्डी का मैदान वही है, वो हमें उसी मैदान में खींचना चाह रहे हैं, आओ गाली गलौज करें, उसमें वो एक्सपर्ट है सर, जीत जाएंगे। हम गाली गलौज करना नहीं चाह रहे, हम कह रहे हैं मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे वो आना नहीं चाहते। नहीं तो पोस्टर वॉर तो आपने शुरू किया ना, सबसे पहले पोस्टर तो आपने छपवाए। आपने कहा कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भरोसा बीजेपी ने दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के पहले आपने वो पोस्टर छपवा दिए। मुद्दा था। उसके बाद आपने अवसरवादी बनाम ईमानदार का पोस्टर उन्होंने चैलेंज किया जी, उन्होंने कहा किरण बेदी जी का लगा के दिखाओ, तो हमारे बच्चों ने वो किरण बेदी जी का लगा दिया। वही चैलेंज करते हैं। तो आप मानते हैं कि पोस्टर आपने लगवाया ना, अवसरवादी बनाम ईमानदार? वो तो हम कह ही रहे हैं, हमारी बच्चों ने लगाया सर। तो किरण बेदी अवसरवादी हैं? सर देखो, जनता के मन में ये है कि 2 साल पहले जब तक आंदोलन था वो कहती थी बीजेपी कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, इनको वोट मत दो। आज ये बीजेपी ईमानदार कैसे हो गई? 2 साल पहले किरण जी कहती थी कि जो पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे जो अपने चंदे का हिसाब ना दे उसको कभी वोट मत देना। बीजेपी ने तो चंदे का हिसाब नहीं दिया, फिर क्या हो गया? वो 2 साल पहले कहती थी ऐसी पार्टी को कभी वोट मत देना जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने वाले, निहाल चंद जी तो बलात्कार के आरोप में। तो अब क्या हो गया? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने उन सारी बातों को छोड़ दिया जो 2 साल पहले वो बात करती थी। ये जनता पूछना चाहती है, जनता कह रही है वो अवसरवादी हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। किरण बेदी जी के मुद्दे के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है। आपने जैसा कि अभी गोत्र वाला पूरा मुद्दा उठाया और उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दे मारा, ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीच राजनीति को नीच जाति बना दिया था। कभी कभी हम पत्रकारों को ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की स्कूल के सबसे आगे के बेंच के शिष्य हैं, उन्हीं की राजनीति को उन्हीं के ऊपर दे मारते हैं। ये कहां से सीखते हैं आप? सर ये देखिए, ये है, इसमें लिखा है
ये अखबार में इनका ऐड है, मैंने नहीं बोला था जी। इन्होंने लिखा, हे आंदोलनकारी, मेरे लिए, देश के करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, इस पर गर्व करते हैं, और आपका उपद्रवी गोत्र इसमें भी व्यवधान डालने को तैयार था। मैंने नहीं लिखा गोत्र, मेरा बंसल गोत्र है, अग्रवाल समाज से हूं। आपकी लड़ाई मेरे से हो सकती है, मेरे को जो भला बुरा रोज गालियां देते हो मैं सहन करता हूं, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने हरामखोर बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे बच्चों को उन्होंने राजनीति में घसीटा, कार्टून बनाए मेरे बच्चों के, मैंने कुछ नहीं बोला। पूरे अग्रवाल समाज को आप गाली कैसे दे सकते हो? अग्रवाल समाज इस देश की अर्थनीति की रीढ़ की हड्डी है। अग्रवाल समाज सबसे शांत समाज है सर, वो कभी उपद्रवी नहीं है, सबसे कानून से डरने वाला समाज है। नहीं, आप है ना सर, मैं उपद्रवी हो सकता हूं, लेकिन सारे समाज को तो मत बोलो। तो ये बताइए कि अब मैंने इस राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में जात अभी तक प्रमुखता से नहीं आती थी। आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि आपने सबसे पहले कहा कि मैं बनिया हूं, मुझे वोट दो। नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरे को सर आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बीजेपी कह रही है भाई, आपके बीजेपी बारे में। कह रही है जी। नेहरू प्लेस में सभा चल रही थी जी। नेहरू प्लेस में वहां की एसोसिएशन ने आके कहा कि हर महीने 27 डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आके पैसे लेके जाते हैं, लेकिन 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार में एक भी इंस्पेक्टर नहीं आया था, एक भी पैसा नहीं लेके गया। तब मैंने ये कहा था कि हमने व्यापारियों को गले लगा लिया, हमने कहा एक भी रेड नहीं करेंगे, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, आप सब लोग अपने से टैक्स इकट्ठा करके दे दो। और व्यापारियों ने खुद ब खुद मेरे को 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करके दे दिया। उसके कंपैरिजन में हमने 250 करोड़ बिजली की सब्सिडी दी और 50 करोड़ पानी की सब्सिडी दी, 300 करोड़ की सब्सिडी दी। तो मैंने कहा 1000 करोड़ एक्स्ट्रा कमा के लाया, 300 करोड़ की सब्सिडी दी थी, 700 करोड़ प्रॉफिट में छोड़ के गया मैं सरकार को। मैंने कहा बनिया हूं, धंधा करना आता है, खून में है मेरे धंधा। तो इसमें मैंने ये नहीं कहा कि मैं बनिया हूं, तुम भी बनिए हो, बनिए को वोट दो, ऐसे मैंने नहीं कहा। अगर ऐसा कहता आप मुझे कह सकते थे कि ये जाति की राजनीति कर रहा है। मैंने तो ये फ्लो में कह दिया कि बनियाओं धंधा करना आता है जी। उसको सारे टीवी चैनल वाले की जाति की राजनीति करता है, जाति की राजनीति करता है, जाति की राजनीति नहीं। आपने ये भी कहा, जो जिसके ऊपर अभी चुनाव आयोग की तरफ से आपके ऊपर एक टिप्पणी भी आई थी, आपने ये भी कहा कि पैसे ले लो, वोट देना मेरे हिसाब से। मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। आज आप मानेंगे कि देश के अंदर पैसा दे के वोट खरीदे जाते हैं, ये सच्चाई है, इसको सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। मैंने ये कहा कि जो पैसा दे उसको वोट कतई मत देना जी। पैसे उससे ले लेना, वोट उसको देना जो पैसा नहीं दे रहा। कौन पैसा नहीं दे रहा? आम आदमी पार्टी पैसे नहीं देती। पिछले साल विधानसभा के चुनाव में मैंने हर स्पीच में ये बोला था, किसी ने शिकायत नहीं की। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने पैसे तो सारी पार्टियों से ले लिए, वोट हमको दिए। लोकसभा चुनाव के पहले सारी स्पीच में मैंने ये बोला, कुछ किसी पार्टी ने शिकायत नहीं की जी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की जमीन खत्म हो चुकी है। अब उनको एक ही उम्मीद बची है कि चुनाव के 4 दिन पहले से पैसे भारी संख्या में बांटेंगे और वोट खरीदेंगे। अब इनको ये लगा कि अगर ये केजरीवाल का मैसेज सिंक कर गया तो हमारे पैसे भी जाएंगे और वोट भी नहीं मिलेगी। दोनों पार्टियों ने मेरे खिलाफ शिकायत की। मैंने तो उनको ये कहा था, लिख के कहा था चुनाव आयोग को, कि आप इसको अपना ऑफिशियल कैंपेन बना लीजिए। चुनाव आयोग सबको कहे कि पैसे सबसे ले लो, वोट अपनी मर्जी से दो। 2 साल कर दीजिए सर, इसको मैं बता रहा हूं। ये तो पार्टियां पैसे लेने को जायज ठहराते हैं। मैं पार्टियां ये पैसे देना बंद कर देंगी सर। जब मैं मुख्यमंत्री बना, जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह था जी, मैंने सबको बोला कि अब अगर कोई पैसे मांगे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, रिकॉर्डिंग कर लेना, मेरे को लाके दे देना, अफसर को जेल में। कई लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, ये तो आप एनकरेज कर रहे हो रिश्वत लेने को। 1 महीने के अंदर दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई थी, सारे डर गए थे। सर कई चीजें अनकन्वेंशनल तरीके से टैकल करनी पड़ती हैं। यानी कि आप कान उल्टे तरीके से पकड़ना चाहते हैं। कान कई बार उल्टे तरीके से पकड़ के सिस्टम ठीक करना पड़ता है। मैं चुनाव आयोग को मैंने पूरी विनम्रता के साथ कहा, मैंने कहा 2 साल ये कैंपेन चला दो कि पैसे सबसे ले लो, वोट अपने मन से दो। ये पार्टियां पैसे देने बंद कर देंगी, उनको लगेगा यार पैसा भी गया, वोट भी नहीं मिले। दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, चुनाव प्रचार में एक बात प्रमुखता से कहती हैं कि आप बहुत झूठ बोलते हैं, आप बहुत दुष्प्रचार करते हैं, आप तथ्यों के साथ तोड़ मोड़ करते हैं, और आपके पास पूरी एक टीम है जो कि दुष्प्रचार में पूरी तरीके से माहिर है, खास करके इसलिए कि उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल है जो मेरे सहयोग भी रहे एक जमाने में। तो ये कितना झूठ बोलते हैं भाई आप, और कहाँ बोलते हैं? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला सर। एक चीज पकड़ लेते हैं जी। टेस्ट के तौर पे। बीजेपी ने चुनाव के पहले कहा
30% बिजली के दाम कम करेंगे। 8 महीने हो गए, 1 पैसा कम नहीं किया, उल्टे 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए। झूठ बोला, धोखा दिया। हमने कहा था आधे बिजली के दाम कर देंगे 50%। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। जो कहा सो किया। तो हम सच बोलते हैं सर, वो झूठ बोलते हैं। तो आपके ऊपर इतना आरोप क्यों लगाया जाता है? सर उनका धर्म है आरोप लगाना, वो यही राजनीति, आरोपों की राजनीति करते हैं। वो जमीन आप लेकिन उसका पर्दाफाश क्यों नहीं करते भाई? आपके ऊपर जब एक के बाद एक हर कोई जिससे मिलिए, जो भी आपका विरोधी है, सबसे पहले आकर कहता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत झूठ बोलता है। सर ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी की, इस देश के सबसे शक्तिशाली लोगों के करप्शन को मैंने एक्सपोज किया। ये मेरा कसूर है। अब ये सारे रॉबर्ट वाड्रा जी के करप्शन को, नितिन गडकरी जी के करप्शन को, सलमान खुर्शीद जी के करप्शन को, सतीश उपाध्याय जी के करप्शन को, सबको मैंने एक्सपोज किया। ये मेरा कसूर है। आज ये सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। इनको ये लग रहा है किसी भी तरह से, अंदर की खबर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले भी चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं आपस में। इन्होंने सीटों पे तालमेल कर रखा है। कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। पार्टी आ गई तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। जो ये उन्होंने पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा का जो धंधा कर रखा है, आम आदमी पार्टी आ गई तो ये बंद हो जाएगा। एक और आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि अभी मैं कागजों का पुलिंदा लेकर खड़ा हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, अपने सहयोगियों के साथ हिलाने लगते हैं, ये मेरे पास कागज, ये मेरे पास कागज है, मेरे पास कागज है। उसमें अंदर कुछ नहीं होता। अरे सर झूठ बोल रहे ये आपके विरोधी जो है ऐसे कागज हिलाने को लेकर बहुत कुछ आपके ऊपर भाई, आप बहुत परेशान करते हो लोग। मैं क्यों इतना परेशान करते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जितने अभी तक खुलासे मैंने किए जी, मेरे विरोधी आ जाएं, डिबेट तो करें। वो डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? मैं नहीं भाग रहा। मेरे को क्वेश्चन लेने में डर नहीं लगता। किरण बेदी जी को क्यों डर लगता है? आए, मैं सारे कागज लेके आऊंगा। मेरे से पूछें कि आपने नितिन गडकरी जी के साथ ये क्यों बोला, मैं कागज दिखाऊंगा। आपने रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ क्यों बोला, मैं कागज दिखाऊंगा। सारे कागज हैं मेरे पास। अगर मैं ये कागज नहीं होते ना मेरे पास, इतने बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, अभी तक ये जेल भेज देते मेरे को डिफेमेशन में। इतने केस कर रखे हैं इन्होंने। कोर्ट को भी पता है ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है। शीला दीक्षित के ऊपर आपने कहा था कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। आपकी जब सरकार थी तो एक आरोप आपके ऊपर ये भी है कि आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, 4 एफआईआर दर्ज नहीं कराया। 4 एफआईआर कराई है जी, कॉपी ले लो मेरे से। अमित शाह झूठ बोलते हैं। उन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री जी की रैली में बोला कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई। मैंने 4 एफआईआर कराई उनके खिलाफ, मेरे पास कॉपी है। और मैं अब बीजेपी से जानना चाहता हूं कि मैं तो एफआईआर करा के गया था, पिछले 10 महीने में तुमने क्या जांच कराई? तुम मिल गए अब जाके उनके साथ। तुम लोगों ने कोई जांच नहीं कराई अभी तक। अभी तक तो जांच पूरी होकर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए थी, अगर तुम्हारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक और आरोप जो अमित शाह जी आपके ऊपर लगाते हैं कि जब आप पिछली बार चुनाव में थे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो आप नीले रंग की ऑल्टो गाड़ी में चला करते थे। अब आप इनोवा में चला करते हैं। वो कह रहे एसयूवी में चलते हैं। चलिए, कोई बहुत बड़ा एसयूवी क्या होती है पता नहीं मेरे को, वो कोई बहुत बड़ी गाड़ी होती है सर जी। मेरे पास टाटा इनोवा जो है, ये भी दान में किसी की दी हुई है, और वो जो वैगनआर थी वो भी दान में किसी की दी हुई थी। उसके इंजन खराब हो गए सर। ये टाटा इनोवा भी किसी ने सेकेंड हैंड गाड़ी दी है। मेरे अपने पास एक है मारुति ऑल्टो जो मेरे घर की गाड़ी है जी। बस ये है। तो आप ये हेलीकॉप्टर में घूमे जी, 10 लाख का सूट पहन लें तो भी कोई तकलीफ नहीं है। 700 करोड़ का जेट आ रहा है अब इनके पास। मैं अगर एक टाटा इनोवा में चल जाऊं तो मैंने सबसे बड़ा, मैं गुनाहगार, देश का सबसे बड़ा गुनाहगार हो गया सर। नहीं, आपने तो ईमानदार राजनीति की। तो मैंने बेईमानी से नहीं ली सर, मैं बता दूंगा किसने डोनेशन में दिया वो गाड़ी। देखिए, इस बार के चुनाव इसलिए भी बड़े मजेदार हैं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की ऐसी लंबी फहरिस्त है कि हम पूछते चले जाएंगे और आप शायद जवाब न दे पाए। अब आइए जरा मुद्दों की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि आप दिल्ली में उन तमाम जगहों पर जहां आज झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर पक्के मकान लोगों को बना कर देंगे। अरविंद जी, दिल्ली का बजट 36,000 करोड़ है पूरे साल भर का। बहुत ज्यादा कर लिया तो 40,000 करोड़। पक्के मकान इन तमाम झुग्गी झोपड़ियों को कन्वर्ट करके बनाने में कम से कम 1.25 लाख या 1.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। बीजेपी कहती है 2022 तक बना देंगे। पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में ना तो आप चर्चा करते हैं ना बीजेपी चर्चा करती है। पक्के मकान कहां से बनेंगे अरुण जी? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ने चुनाव के पहले बोला था कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहां झुग्गी है वहां पक्के मकान बना के देंगे। जी। जब से बीजेपी की सरकार आई है 8 महीने हो गए,
इन 8 महीनों में उन्होंने एक एक करके सारी झुग्गियां तोड़नी चालू कर दी। ओखला की झुग्गियां तोड़ दी, जहांगीरपुरी की झुग्गियां तोड़ दी, वजीराबाद की झुग्गियां तोड़ दी, रंगपुरी की झुग्गियां तोड़ दी, बसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ दी, किसी को पक्के मकान बना के नहीं दिए। आज वो लोग इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे अपना जी रहे हैं। अब कह रहे हैं 2022 में बना के देंगे। झुग्गी तोड़ दी आज, मकान बना के देंगे 2022 में। 7 साल लोग सड़क के ऊपर रहे, मर जाएंगे सर सड़क के ऊपर। तो बीजेपी का प्लान ये है कि 1 साल में दिल्ली से सारी झुग्गियां साफ कर देंगे। उनको पता है 10-15 दिन आदमी झुग्गी वाला रहेगा सड़क पे, फिर छोड़ के अपना गांव चला जाएगा। हम ये कह रहे हैं फेजेस में होगा। इसका मनीष ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है। रेवेन्यू कहां से आएगा उसका भी उसने पूरा खाका तैयार किया हुआ है। मैं कहूंगा कि एक बारी मनीष आपसे डिस्कस कर लेगा। इसको फेजेस में करेंगे, झुग्गियां ऐसे नहीं तोड़ेंगे जी, लेकिन झुग्गी वालों को साफ सुथरी जिंदगी देना चाहते हैं। फेजेस में एक एक करके जहां झुग्गी पहले मकान बना के देंगे, फिर उनको वहां से शिफ्ट करेंगे, फिर झुग्गी हटाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा, आप दिल्ली को साफ सुथरा करना चाहते हैं, दिल्ली में तमाम कैमरे लगाना चाहते हैं। अभी एक महाराष्ट्र सरकार का टेंडर था, मैं ये सवाल आपके सामने एक बार पहले भी रख चुका हूं, लेकिन ये सवाल आज आपके सामने दोबारा रख रहा हूं। उस टेंडर में 3,500 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 6,800 रुपए का टेंडर दिया गया है और उसे अप्रूव किया गया है। पर कैमरा नहीं, पूरे बजट का 3,500 कैमरे लगाने में 6,800 करोड़ रुपए लगेंगे। महाराष्ट्र 800 करोड़ 6,800 करोड़ 6,800 करोड़ 3,000 कैमरों के लिए। जी, 3,500 कैमरे के लिए, और उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से 5 साल तक चलाने में ये उनका बजट है, ये उनका टेंडर है। सर वो उस आधार पर ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप जिस तरीके से कैमरों की बात करते हैं, कम से कम 1,20,000 करोड़ लगेंगे। नहीं सर, अगर दिल्ली में उतने कैमरे आपने लगवा दिए तो। ये पता नहीं सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने एक चीज सीखी जी, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाले आ जाएं, पैसा बहुत है। अब जो आपने कहा, मैंने सारे रेट पता किए हैं। अपनी विधानसभा के अंदर, नई दिल्ली के अंदर मैंने 500 कैमरे लगवाए हैं जी। राखी बिरला ने मंगोलपुरी के अंदर कम से कम 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये जो 3,500 कैमरे कह रहे हैं, इतने 3,500 तो हम ऑलरेडी दिल्ली में हमारे विधायक लगवा चुके हैं। हमारे पास 6,000 करोड़ नहीं थे। जो ऑर्डिनरी कैमरा है सीसीटीवी, वो लगभग 12,000 रुपए का एक आता है। हम वाईफाई करेंगे पूरे दिल्ली को, उसमें 100 से 150 करोड़ का खर्चा है पूरे वाईफाई। उसके बाद आप वाईफाई कैमरा लगाइए। वाईफाई कैमरा एक तो वायरलेस होता है, एक वाईफाई कैमरा 2,000 रुपए का आता है। अब 2,000 रुपए को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 लाख वो लगेंगे, लगभग 200 करोड़ का खर्चा आता है जी। 10 लाख कैमरे का 200 करोड़ का खर्चा है सर। ये 3,500 कैमरा के 6,000 करोड़ खा गए, बताओ। तो ये पैसा, ये जो तमाम आपकी योजनाएं हैं, जिस तरीके से आप इसे कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 5 साल की अपनी सरकार अगर आपकी बनती है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं? सर, आपको लगता है जो वायदे आप कर रहे हैं आज, उन वायदों को आप पूरे तरीके से अमली जामा पहना सकते हैं? सर 90 to 95% चीजें 5 साल में पूरी हो सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उसके बाद भी पेंडिंग रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा 100% सब कुछ हो जाएगा जी। काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके बाद भी जारी रहेंगी, तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा कुछ। एक और बड़ा मुद्दा, आज आप कहते हैं कि तमाम लोगों के सामने हम मुद्दे लेकर आते हैं, मुद्दे के साथ एक तरह से शुचिता भी लाने की बात करते हैं। जन लोकपाल का वो मुद्दा जिसके आधार पर आपने अपनी सरकार को गिराया था, वो मुद्दा आज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जहां तक लोकायुक्त की बात है दिल्ली में, उसके लिए आप एक बार असेंबली से पारित करा सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, 3 बार वो आपके पास वापस आ सकता है, और चौथी बार में अगर आपने पारित करके भेजा तो राष्ट्रपति को उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। लेकिन अंततः होगा वो लोकायुक्त, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आप कर नहीं पाएंगे, जबकि जन लोकपाल बिल पहले ही देश में लागू है। थोड़ी बहुत बदलाव आप कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उस बदलाव के आधार पर भ्रष्टाचार को आप पूरी तरीके से काबू में ला सकते हैं? नहीं, आप लोकायुक्त पूरा बदल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असेंबली के पास पावर है, दिल्ली की असेंबली के पास पावर है, पूरा बदलेंगे। तो क्या ये लोकायुक्त कुछ उसी तरीके का होगा जिस तरीके का उत्तराखंड में था, जिसकी तारीफ आप लोगों ने बहुत की थी? बिल्कुल वैसा ही होगा। इंश्योर करेंगे कि इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी हो, और कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने के अंदर उसको जेल हो, ये इंश्योर करेंगे। अब आइए पूर्ण राज के मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिला दिया जाना चाहिए? क्योंकि अमित शाह का ये बयान है कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलाना इस तरीके से आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी कहे,
लेकिन उनके पार्टी अध्यक्ष का ये बयान है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना आसान नहीं है। दिल्ली में देश की राजधानी है और इसलिए दो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो क्या आप पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर या डिमांड पर अड़े रहेंगे और उसे लेकर रहेंगे? अब उनको ये लग रहा है वो हार रहे हैं, तो वो दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उनको ये लगता है ना जीत रहे हैं, कहते हैं हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब उनको ये पक्का है कि हम हार रहे हैं और ये लोग आ गए तो इनका थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हमारे पास रहना चाहिए। धोखा कर रहे हैं ये लोग। आप बीजेपी के 15 साल के मैनिफेस्टो उठा लीजिए, हर मैनिफेस्टो में, हर चुनाव में ये लोग कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा, अब ये पलट गए। तो यू टर्न कौन करता है? ये लोग करते हैं। झूठ कौन बोलता है? ये लोग बोलते हैं। आप क्या करेंगे? पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हुए उसे लेकर आगे जाएंगे? संघर्ष करेंगे उसके लिए। दिल्ली असेंबली से पास कराएंगे, केंद्र में भेजेंगे। केंद्र में संसद के अंदर हमारे 4 ही एमपी हैं, दूसरी पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर संघर्ष करेंगे कि पास हो संसद के अंदर। लेकिन क्या अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर आपकी सरकार बनती है तो इस सपने को साकार कर पाने में कोशिश आपको करेंगे, लगता है? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। एक और आखिरी सवाल इस पूरे मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक आपके ऊपर आरोप लगाने में पीछे हटती नहीं दिखाई देती। 7 तारीख से पहले कुछ एक दिन अभी बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ और नए स्टिंग ऑपरेशन आपके सहयोगियों के ऊपर, आपके ऊपर दो और आ रहे हैं, मेरे को पता चला है जी। एक कल आएगा, एक परसों आएगा, उसके बाद कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। अब इनकी कैंपेनिंग यही है और मैं पूरी विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितना ग्राफ बढ़ाने में उन्होंने मदद की है, उतना जितनी कैंपेनिंग बीजेपी वालों ने हमारे लिए की है उतनी किसी ने नहीं की। जितना तेजी से उन्होंने अपना पूरा कैंपेन गिराया है, उनके सारे नेताओं ने मिलकर, सबने जी। तो थोड़ी सी और मेहनत करें बीजेपी वाले तो हमें पूरा बहुमत मिल जाएगा, 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी हमारी। यानी कुछ एक स्टिंग ऑपरेशन आपके लिए और 2-4 स्टिंग ऑपरेशन अगर और आ गए तो जो थोड़ी बहुत रही सही कसर है, 5-7 सीट और आ जाएंगी हमारी। क्या आपको नहीं लगता है कि आप दरअसल लोगों की उस संवेदना को दरअसल इनकैश करते दिखाई दे रहे हैं? जैसे एक कहावत मैंने सुनी थी, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति चल रहा था और उससे वैसे मेट्रो में बात कर रहा था। उसने कहा कि अगर एक साइकिल वाले और पैदल चलने वाले के बीच में भिड़ंत हो जाए तो सबकी सहानुभूति पैदल चलने वाले के साथ होती है। अगर वही साइकिल वाला एक स्कूटर वाले से भिड़ जाए तो साइकिल वाले के साथ सहानुभूति है। स्कूटर वाला अगर गाड़ी वाले से भिड़ जाए तो स्कूटर वाले के साथ होती है। तो क्या बीजेपी के साथ भिड़कर आप लोगों की सहानुभूति के साथ खेल रहे हैं? तो आप ये तो कह रहे हो वो हेलीकॉप्टर वाले और हम साइकिल वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने सीधा सवाल पूछा आपसे। हम तो साइकिल वाले ही हैं सर। मेरे में और इन सब लोगों में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही हैं। हम एक ही जात के हैं, उनकी जात अलग है। वो लोग सत्ताधारी, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इनकी वो है। और ये हम सारे इस देश के आम आदमी हैं और इनकी तकलीफ यही है कि आम आदमी अब सरकार के अंदर आ रहा है और आम आदमी ललकार रहा है, उसी से वो घबराए हुए हैं सर। एक छोटी सी गुजारिश हमारी तरफ से। आपने ऑटो वालों को जितनी सहूलियत देने की बात कही थी, उसके बाद जब आपकी 49 दिनों की सरकार थी, ऑटो वाले अपनी स्वायत्ता को लेकर तो बड़े आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन यात्रियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, उस वक्त भी ऑटो नहीं मिला करते थे, बड़ी दिक्कत होती थी। हमारे ऑफिस के तमाम लोगों ने यही कहा मुझसे, ऑटो नहीं मिल रहे हैं। अरविंद जी हमारे बारे में कोई बात नहीं करते। नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग आए उन दिनों में जी, जिन्होंने कहा कि ऑटो अपने आप मीटर से चलने लग गए हैं, उनकी बदतमीजी बंद हो गई है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक ऑटो वाले को महीने में 10 से 15 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अब वो उसमें किराए में तो निकाल नहीं सकता, किराया तो उसकी कॉस्ट के बेसिस पे बनाया गया है, किराए में उसकी रिश्वतखोरी को तो इंक्लूड नहीं किया गया, इसीलिए वो बिना मीटर के चलता है। और जब बिना मीटर के सवारी से होता है तो वो फिर दोनों में झड़प होती है और वो बदतमीजी पे उतर के आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बदतमीजी करनी चाहिए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा जी। हमारे 49 दिन की सरकार में ऑटो वालों को 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 90% ऑटो वाले अपने आप सुधर गए। जो 10% नहीं सुधरेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, सख्त एक्शन लेंगे अगर कोई ऑटो वाला बदतमीजी करेगा, मीटर से नहीं चलेगा। लेकिन पहले उनकी समस्याओं को ठीक करेंगे। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं आप दुआ कीजिएगा कि पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार